बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी कहाँ वो पाता है। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ हेल्थ इश्यूज नहीं, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, सोचो कि अच्छा हो जाएगा, काश ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको तो उठ के प्रयास करना पड़ेगा तभी तो। थोड़ा धूप से भी बचाया करिए, बड़ा सा मास्क लगाइए, फेस कवर करिए, ठीक है, उससे पिगमेंटेशन जल्दी ठीक होता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। से होने वाली एलर्जी होती है, कोई जरूरी की गर्मी में हो, ठंड में भी होती है, क्योंकि ठंड में आपका एक्सपोजर टाइम बढ़ जाता है, लोग बहुत देर देर तक धूप में बैठे रहते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि स्वाभाविक होता है, जैसे धूप है तो हम लोग धूप की तरफ पीठ कर लेते हैं, धूप की एलर्जी पीछे होती है, न कि आगे, यहाँ गर्दन पे दिखेगी। तो एक चीज़ है पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, यानी कि वो कई रूपों में दिखाई पड़ता है, लेकिन होगा हमेशा एक्सपोज्ड एरिया में जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है। और एक होता है सनबर्न, कि बहुत एक्यूट सनबर्न हुआ, तेज धूप थी, धूप में चले गए, वो गर्मियों में ज़्यादा दिखता है, वो ठंड में नहीं दिखेगा। ठंड में धीमी आंच में पकने वाली चीज़ें दिखेंगी, लंबे टाइम तक आप बैठे हुए थे दिन भर तो आपकी स्किन में अलग टाइप की एलर्जी। कुछ एलर्जीज जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट ए से होती हैं, और कुछ अल्ट्रावायलेट बी से होती हैं, और सबके दिखने के प्रकार भी अलग होते हैं। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, माथे से कि हाथ से? नहीं, यहाँ से तो इस पे तो अब नहीं। पूरा हाथ ऐसे करिए। धूप में बहुत ज़्यादा देर रहते हैं क्या? क्या सर? क्या काम करते हैं, धूप में ज़्यादा रहते हैं? हाँ सर, धूप में तो करना कुछ धूप से एलर्जी में स्वेटिंग का कंपोनेंट होता है, यानी कि धूप की वजह से गर्मी थी, गर्मी की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा हुई, तो एक अलग टाइप का बर्न दिखाई पड़ता है। वो दरअसल मिलिएरिया होता है, मतलब कि स्वेट ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो गई और फिर पूरी पूरी लेयर, फाइन लेयर स्किन की छूट रही है, वो अलग तरीके से, वो ज़्यादातर बैक में दिखेगा, ज़्यादा स्वेटिंग होती है, शर्ट भीगी हुई है। एक ज़माने में, एक टाइम में अमेरिका में, उसको बोलते हैं गोल्ड रश, गोल्ड फीवर, एक बात बड़ी वायरल हो गई थी कि कैलिफोर्निया के इलाके में सोना मिल रहा है। कहीं वॉल्केनो वगैरह रहते हैं तो ज़मीन में जो बहुत गहराई में रहता है गोल्ड वो आता है मिट्टी में, तो मिलने लगा तो पूरे अमेरिकन वहाँ भाग रहे थे कैलिफोर्निया की तरफ। और प्रॉब्लम उनके साथ थी कि जब वो पत्थर वत्थर इकट्ठा करते थे सोने के, पॉकेट में रखते थे, उनके पॉकेट फट जाते रहे। तो वहाँ एक बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन था, उसका नाम था लेवी स्ट्रॉस। तो उसने ये ऑफर किया कि हम एक ऐसी जीन्स लॉन्च करेंगे जो बहुत मोटे कपड़े की बनी रहेगी और उसका पॉकेट ऐसा रहेगा कि आप कितना भी भारी पत्थर रख लीजिए फटेगा नहीं। तो बड़ा फेमस हो गया, और जो भी व्यक्ति अगर वो जीन्स पहना हुआ हो तो इसका मतलब है कि सोना खोज रहा है, उसके पास सोना होगा, हर किसी को मिल रहा था सोना, तो उसका क्रेज़ बढ़ गया। वो क्रेज़ ऐसा बढ़ा कि आज उस बात को 200-300 साल हो गए, पूरे वर्ल्ड में लोग ब्लू जीन्स पहन रहे हैं और फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं। फटी हुई जीन्स भी इसलिए क्योंकि उस समय जो मिट्टी में खदान में लोग काम कर रहे थे उनकी जीन्स फटी रहती थी। ब्लू इसलिए क्योंकि ब्लू डाई सबसे सस्ती थी, नील उस ज़माने में फेड भी हो जाती थी, तो फेडेड, फटी हुई और ब्लू जीन्स, वो फैशन ऐसा चला कि आज तक चला। लेकिन इंडिया के वेदर के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है, वहाँ ठंड पड़ती है हमेशा साल भर। इंडिया में तो आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए, हम लोग का पुराना पहनावा था ही ढीले कपड़े का, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन कम होते थे। अब आप फैशन के लिए ये सेक्रीफाइस करेंगे तो अब स्किन इन्फेक्शन होगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, जीन्स पहनेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो जीन्स इंडिया के लिए नहीं बना है, पर फैशन के लिए क्या ही कर सकते हैं। मेरे पिता ये बात कहते हैं कि साइंस वाइंस तो तुम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, लेकिन इंसान का जो डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी, वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु नर पुच्छ विषाणहीना। साहित्य संगीत कला अगर नहीं है आप में, तो वो व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाला पशु है। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, बताइए। तो मेरा से बोल रहे ये कह रहे थे कि रविवार को आपका बंद रहता है, क्लिनिक खुला रहता है? खुला रहता है। वेस्ट में एक फिलोसफर था, उसका नाम था दुर्खीम। उसने बताया कि जो व्यक्ति और जो समाज है उसके बीच में, या व्यक्ति और देश है उसके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। तो दो प्रकार के आइडिया हैं और दोनों सुनने में एकदम बराबर अच्छे लगते हैं। पहला है मैकेनिकल यूनिटी। जैसे मान लो कोई पंखा है, उसके सारे डैने अलग कर दो, बीच की मोटर निकाल दो, सारे पेज खोल दो, तो पंखा रह गया? नहीं नहीं।
तो पंखा एक्चुअली इन सबको जोड़ने से बनता है। तो उसी प्रकार से लोगों से देश बनता है, लोगों से समाज बनता है। लोग नहीं तो कहाँ समाज। ये आइडिया सुनने में सही तो लगता है, लेकिन दूसरा आइडिया भी है जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी। यानी कि दरअसल ये यूनिटी किसी ऑर्गेनिज्म की तरह रहती है, मशीन की तरह नहीं। कुत्ता है, अगर उसका एक पैर कट गया तो भी कुत्ता रहेगा, पूंछ नहीं है उसकी तो भी कुत्ता रहेगा। लेकिन अगर कुत्ता मर गया तो पैर पूंछ का अलग से अस्तित्व नहीं है। तो देश है तो आप है, और आप देश छोड़ चले जाएंगे तो क्या देश नहीं रहेगा। अब ये दोनों बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, और इसमें जो सेकंड वाली बात है ऑर्गेनिक यूनिटी, इसको बोलते हैं एकात्म मानववाद। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का फिलॉसफी थी, जो इस समय बीजेपी की फिलॉसफी है कि देश है तो आप हैं, देश सर्वोपरि है। अब ऐसे ही कोई डॉक्टर है जो डायग्नोसिस बनाता है, तो चीज़ों को उसी एकात्मकता के साथ देखता है। जैसे कोई पेशेंट अगर कुछ बता रहा है तो उसी समय ये भी दिख रहा होता है कि इसका बॉडी वेट कितना है, कितनी डोज टैबलेट की लिखनी है, इसका एज ग्रुप क्या है, सारी चीज़ें। और वही अगर व्हाट्सएप में पेशेंट एक थोड़ा सा फोटो भेज दे तो बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, भाई आपकी एज क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, वगैरह वगैरह। तो एक अच्छा डॉक्टर पूरे पेशेंट को उस एकात्मकता के साथ देखता है, एक ही बार में सारे डिटेल्स, न सिर्फ बीमारी बल्कि पूरा बैकग्राउंड भी दिख रहा होता है। तो इसलिए जब फ़ोटो भेजते हैं ऑनलाइन पेशेंट, तो उनको बहुत सारी फ़ोटो भेजनी चाहिए। एक हमें लॉन्ग शॉट चाहिए कि आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी वेट कितना है। एक उससे ये भी पता चलता है आप किस एज ब्रैकेट में आते हैं। एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा एसी में रहने वाले व्यक्ति हैं और थोड़ा सा धूप में गए तो धूप की एलर्जी हो गई, या आप गाँव में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा ही धूप में रहते हैं तो अलग टाइप की स्किन डिजीज़ होगी। क्या समझे?